हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सोमिल कंसल है। मैं एपेक्स हॉस्पिटल अमृतसर में चीफ न्यूरोसर्जन हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एपिलेप्सी कितने प्रकार की हो सकती है और उसको किस तरीके से पहचाना जाए कि ये एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी को उसके कारणों के आधार पर, मतलब उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके आधार पर हम लोग ज़्यादातर दो टाइप में बांटते हैं। एक तो जिसमें हमें ब्रेन के एमआरआई करने में या किसी और टेस्ट में कोई कारण मिल जाए, जिसको कहते हैं सिम्टोमेटिक या सेकेंडरी एपिलेप्सी। वो कारण कोई भी हो सकता है। ब्रेन का इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन के अंदर को नाड़ियों का गुच्छा, नाड़ियों का ब्लॉक होना, अधरंग का अटैक हो सकता है, ब्रेन का पानी बढ़ जाना हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं सिम्टोमेटिक या सेकेंडरी एपिलेप्सी। दूसरा जो सबसे ज़्यादा होता है वो कई बार किसी भी टेस्ट में मिर्गी का या एपिलेप्सी का कोई कारण ही नहीं मिलता है। एमआरआई भी नॉर्मल आता है, ईईजी भी जो मिर्गी के दौरों के बाद किया जाए वो नॉर्मल आ जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं इडियोपैथिक या प्राइमरी एपिलेप्सी, जिसका हमें कोई कारण नहीं पता है। तो ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन है। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है जिसमें कि हम मरीज के होश में रहने या बेहोश होने के हिसाब से करते हैं। जब मरीज को अटैक के दौरान बेहोशी आ जाए तो हम कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स टाइप की एपिलेप्सी है। और अगर वो बेहोश ना हो, सिर्फ होश में रहे, सिर्फ एपिलेप्टिक एक्टिविटी हो रही हो और उसको बेहोशी ना हो, तो उसको हम कहते हैं सिंपल एपिलेप्सी। इसके बाद और क्लासिफिकेशन में किस साइड पे इन्वॉल्वमेंट ब्रेन का है, इसके हिसाब से भी हम लोग एपिलेप्सी को डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला टाइप है, जो सबसे कॉमन है कि पूरा ब्रेन इन्वॉल्व हो गया, जिसको हम लोग ग्रांड माल एपिलेप्सी, जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, जनरलाइज मतलब पूरा ब्रेन इन्वॉल्व होना, वो कहते हैं। और इसका रिफ्लेक्शन भी पूरी बॉडी पे ही दिखाई देता है। दूसरा इसका एक टाइप हो सकता है जिसमें केवल फ्रंट का हिस्सा, फ्रंटल एरिया इन्वॉल्व हो गया, केवल एक साइड का इन्वॉल्व हुआ है, जिससे दूसरी तरफ एक साइड का ब्रेन बॉडी के अपोजिट साइड को कंट्रोल करता है। तो अगर राइट साइड में इन्वॉल्वमेंट है तो लेफ्ट साइड में बॉडी का मूवमेंट, हाथ हिलना या पैर हिलना या इस तरह की एक्टिविटी मिलती। या पैराइटल लोब में हो गया, जिसकी वजह से हाथों में झंझनाहट होने लग गई है, हाथों में सेंसरी लॉस हो गया है। ये एपिसोडिक होता है और थोड़े टाइम के बाद फिर ये कवर भी हो जाता है। या पीछे की तरफ, जिसको ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। आंखों के आगे कोई लाइट चमक रही है या कोई फॉर्म्ड या अनफॉर्म्ड इमेजेस दिखाई दे रही हैं, तो ये भी एक तरीके की एपिलेप्सी, जिसको ऑक्सीपिटल लोब एपिलेप्सी कहते हैं, वो हो सकती है। और चौथी टाइप की है जो टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है, जिसमें पार्शियल एपिलेप्सी भी जिसको कभी कभी कहते हैं। तो उसमें सिर्फ एक तरफ का कुछ मूवमेंट या पर्सनैलिटी चेंज या एबनॉर्मल बिहेवियर जो पहले नहीं था, ट्रांजिएंट थोड़ी देर के लिए देखने को मिल सकता है, या थोड़ी देर के लिए किसी सेक्टर में विजन लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो ये साइट के हिसाब से एपिलेप्सी होती है। इन सभी में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है और होश में भी रह सकते हैं। तो उसको हम कॉम्प्लेक्स टेम्पोरल या सिंपल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, उसके हिसाब से वर्ड आगे एक जोड़ दिया जाता है, वो करते हैं। सबसे ज़रूरी है कि ये जानना कि किसी भी तरीके का सिम्टम जिसमें कि इनवॉलेंट्री, मतलब मरीज कंट्रोल ना कर सकता हो और एकदम से होता हो, और जो मोस्टली थोड़े टाइम के बाद कवर हो जाए, वो एपिलेप्सी का सिम्टम हो सकता है, एपिलेप्सी हो सकती है। तो लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि ये मिर्गी में कोई खतरा नहीं होता, थोड़ी देर के बाद मिर्गी का दौरा ख़त्म हो जाता है, उस समय केयर कर लें। ये बिल्कुल ठीक है कि मिर्गी ज़्यादातर खतरे वाली नहीं होती है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी जानना है कि अगर किसी को लगातार मिर्गी के दौरे पड़ते रहें, जिसको हम लोग कभी कभी स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं, और वो मिर्गी के दौरे 30 मिनट या 35 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यू कर जाएं, तो वो ब्रेन के अंदर परमानेंट इफेक्ट छोड़ सकते हैं, ब्रेन की पावर कम हो सकती है। इसलिए मिर्गी होने में तुरंत किसी डॉक्टर को, पहले अटैक के बाद ही डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना चाहिए, जिससे कि कुछ दवाइयां हैं जो उसको दौरे को वहीं का वहीं कंट्रोल कर सकती हैं और ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। इसके लिए धन्यवाद।